डेंसिटी रहेगी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हमारे पास उस लैम्डा से मैं जिस भी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और मैं उसके हिसाब से तय कर सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना। जैसे हमने लैम्डा को जब देखा तो लैम्डा वाज मास दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ एल। इससे मैं किसी भी लेंथ को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास उसका क्या आ जाता है, हमारे पास उसका मास आपके पास प्रेजेंट हो जाता है। बहुत साल पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ध्यान से समझना। इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी इंक, मेरे पास जो इंक आपके पास हम यूज कर रहे हैं हैज लीनियर मास डेंसिटी, इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा के बराबर है। हैज द लीनियर मास डेंसिटी विच इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा के बराबर, विच इज इक्वल टू लैम्डा एंड यूज टू ड्रॉ, और यहाँ पर मैंने यूज किया यूज टू ड्रॉ अ फिगर, यूज टू ड्रॉ अ फिगर। हमने यहाँ पर इससे एक फिगर को ड्रॉ कर दिया। कैसे फिगर को ड्रॉ कर दिया, आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करके। इस इंक से एक मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल का रेडियस हमारे पास आर है। चलो ये भी देख लेते हैं हम कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये सर्कल का पार्ट नहीं है, इंक का पार्ट नहीं। इंक जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई और ये मेरे पास इसी तरीके से वाई एक्सिस भी आ गई। ये डॉटेड लाइन इंक का पार्ट नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास इसका रेडियस था आर, जो आपकी इंक यूज हुई है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस बनाने को हुई। ये इंक हमने कर ली और इंक के पास मास डेंसिटी भी है लैम्डा, तो उससे क्या होगा, मेरे पास रिंग का मास आ जाएगा। बताओ कैसे आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। मेरे पास रिंग का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और यहाँ पर फिर टीचर बोलता है जी मैंने एक और रिंग यहाँ पर भी बनाई, ये एक और रिंग बना दी मैंने, ये इसी इंक से एक रिंग मैंने यहाँ बना दी। और ये जो रिंग मैंने यहाँ पर बनाई है इसका रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास आ जाएगा r/4 के बराबर, r/4 के बराबर। ये जो मैंने छोटी रिंग बनाई है इसका रेडियस किसके बराबर है, r/4 के बराबर। और जो इस रिंग का सेंटर है, जो आपके पास ओरिजिन है 0 0, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, इसका पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ रहा है r/2 और r/2 के ऊपर। और मुझे अब बताना है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है और देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। आसान कैसे, मेरे पास यहाँ पर दो तरह के रिंग्स है। बताओ कौन कौन सी दो तरह के रिंग्स है। एक मेरे पास बड़ी रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। अब बताओ उसका मास आप कैसे दोगे, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। क्यों भाई, क्योंकि आपको अगर लैम्डा गिवन हो तो मास निकालना तो लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से। जो इंक यूज हुई है पूरे सर्कल को बनाने में तो उसमें एक लेंथ यूज हुई होगी जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये बड़ी लॉजिकल सी चीज। और जो मेरे पास छोटी रिंग है उसके लिए अगर मास निकालना हो तो लैम्डा इंटू 2 पाई। अब इसका रेडियस आपके पास कितना आ गया, r/4। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। या फिर मेरे पास यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले के कंपैरिजन में देखें तो ये मेरे पास कितना आ गया, m/4। बात भी सही है कि मास तो इंक कम यूज होगी। जब इंक कम यूज होगी तो इंक का मास भी तो कम यूज होगा, इंक के पास भी तो मास होता है। अब पॉइंट ये आ गया कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। जो मेरे पास बड़ी रिंग है सेंटर ऑफ मास उस, क्योंकि ये रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 0 और 0 पे हो जाएगा। और जो छोटी रिंग है m/4 उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसके अपने सेंटर पे। लेकिन हम जो सेंटर चूज करते हैं हम उससे डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि छोटी रिंग एक मास है, उस मास का सेंटर ऑफ मास अब आप इस ओरिजिन से निकालते। बड़ी वाली रिंग के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर ओरिजिन है। लेकिन दूसरी बॉडी का जहां पर सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन उससे बहुत दूर है, और उसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, r/2 और r/2 पे।
अब रह क्या गया हमारे पास जी, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। बड़े आराम से निकालेंगे। सबसे पहले हम XCOM निकाल देंगे, कैपिटल M इंटू 0 प्लस ऑफ M/4 इंटू R/2 एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास M प्लस ऑफ M/4। दूसरे का भी सेम ही आएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वही 0 वही R/2 वही M और वही M/4। तो मैं ज्यादा परेशान क्यों हूँ, मैं तो बड़े आराम से देखूंगा जी। देखिए ऊपर आ गया MR/8, नीचे मेरे पास आ गया 5M/4, M से M हो गया कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज अब कैसे आ जाएगी, R डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 और आपके पास 4 चला गया ऊपर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा R/2। लेकिन ये XCOM है, YCOM के लिए भी आपके पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, R/2। तो मेरे पास यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, अगर आपको कोई पर्सन बोलता है तो आप बोलोगे जी 2 है मेरे पास, R/10 X एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, R/10 मेरे पास Y एक्सिस पे। तो ये सेंटर ऑफ मास के मेरे पास क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका है। टीचर इसमें लेंथ देगा, लैम्डा देगा, मास मुझे खुद निकालना, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करके। सेंटर ऑफ मास का मुझे आइडिया होना चाहिए, जैसे पिछले कल हमने रॉड देखी थी तो इंडिविजुअल रॉड्स का सेंटर ऑफ मास उनके अपने सेंटर पे, और फिर डिस्टेंस कहां से निकालना है, जो ओरिजिन टीचर मुझे देगा मैं वहां से डिस्टेंस निकालूंगा, कोऑर्डिनेट्स लगाऊंगा और मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे सर मेरे पास, हाँ बोलो बोलो, शाबाश, वेरी गुड। सर वो नोट करना था सर। अच्छा आप नोट करिए फटाफट इसको। सर अब बोलो जगजोत। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर हमने ये लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट क्लास में किया था कि हम अगर मास हम किसी भी रिंग से हटा दें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके अपोजिट चला जाता है। डिस्क थी बच्चों, वो एग्जैक्टली डिस्क थी वो। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम जहाँ भी उसका डिस्क जो M मास की है उसके सेंटर ऑफ मास से ही हम मास हटा दें तो फिर वो वही रहेगा, फिर वो कैसे, देखना सिमिट्री आ जाएगी ना। अगर तू ध्यान से देख तो मैंने एक स्फीयर वाला क्वेश्चन कराया था। आई एम सॉरी मैं बीच में तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका आंसर आता है, कॉन्फिडेंस, और ये ओवर भी हो सकता है कॉन्फिडेंस, या सही भी हो सकता है। अगर आप सभी तरीके से इक्वल मास हटा दोगे तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से क्यों नहीं, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो। ये मेरे पास एक बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ से मास हटाता हूँ तो यहाँ भागता है, अगर मैं दोनों तरफ से इक्वल मास हटा दूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, वही रहेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास को इंक्लूड करके हटा दोगे तो जितना आपने लेफ्ट हैंड साइड से हटाया उतना राइट हैंड साइड से, जितना ऊपर से उठाया उतना नीचे से, जितना आगे से उतना पीछे से। तो अगर आप चारों तरफ से सेंटर ऑफ मास को इक्वली हटा दोगे तो उस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ मास ये बोलेगा यार मैं कहाँ जाऊं, जितना इसने यहां से हटाया मैं इधर भाग रहा था, इसने भी उतना उठा दिया मैं वहीं पर आ गया, मेरे को ऊपर से उठा दिया मैं नीचे आ गया, नीचे से उतना ही हटा दिया मैं फिर वहीं पर आ गया। तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को इस केस में चूज करेगा कि मैं हटाऊं। एक बात समझने वाली है ना बच्चे, जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें से मास जब आप हटाते हो तो सेंटर ऑफ मास ऑपोजिट भागता है। मैंने M kg यहाँ से हटाया, यहाँ पर भागा, मैं M kg यहाँ से हटा दूंगा तो फिर ये दोबारा वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि आप इक्वली उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे। तो सेंटर ऑफ मास मेरे हिसाब से, अब आप जज हो इसके अंदर से कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सेंटर ऑफ मास को सिमेट्रिकली अगर काट लो तो अब मुझे आई डोंट नो, मतलब कि आपका आंसर क्या है इसका? नहीं सर वैसे क्वेश्चन पूछा। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा श्योर कर लिया बेटा इसको सर? यस सर। चलो अब हमारे पास इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सरफेस, दिस सरफेस मास डेंसिटी। हर एक चीज जो होती है वो लीनियर नहीं होती, उसके पास एरिया भी होता है। इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, और मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाता है, मास पर यूनिट, आपके पास क्या आ गया,
अब ऐसा करने से मुझे छोटे से छोटा और बड़े से बड़े एरिया का मास पता लग जाएगा। कैसे? ये सिग्मा है और ये हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी यूनिट क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी यूनिट्स आ जाएगी। एंड यूज क्या है इसका, अगर मुझे किसी भी एरिया का मास निकालना है तो मैं सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, शाबाश बता दो, आपके एरिया से मल्टीप्लाई। बाकी सारी चीजें वही पुरानी, बाकी सारी वही चीजें पुरानी, मतलब ये मेरे पास काका जी आपके पास एक एरिया आ गया, ये मेरे पास एरिया आ गया। मान लो कि इसकी सरफेस डेंसिटी आपके पास L1 है और इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ भी L है। मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा एरिया इसके साथ आ गया, देखते रहना, और इसकी लेंथ भी मेरे पास यहाँ पर L है और ये भी L है। फर्क सिर्फ इतना बच्चे कि अब इसकी मास डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब ये मेरे पास क्योंकि एरिया आपके पास आ गया, तो अब बताओ मास कैसे निकालोगे? मास मेरे पास पहले वाले का क्या आ जाएगा और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। और टीचर एक और बात बोलते हैं, क्या अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से x एक्सिस मान लूं और यहाँ से इसको मैं ऊपर की तरफ को क्या मान लूं, y एक्सिस मान लूं। एक तरफ मेरे पास x एक्सिस है और दूसरी तरफ y एक्सिस है, ये मेरे पास ओरिजिन है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये स्क्वायर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे होगा। मैं इस मास को m1 मान लेता हूँ, इसका अपने सेंटर पे होगा इंडिविजुअल, और ये मेरे पास आ जाएगा m2। अब हमारे पास m1 कितने के बराबर है, सिग्मा 1 इंटू एल स्क्वायर। m2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। अब रहेगी बात कोऑर्डिनेट्स निकालने की। ये L है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो ये L/2 और 0। आपको भी ये लगेगा कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स है वो रिपीट होने शुरू हो रहे, क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब M2 के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, L ये वाला, L/2 ये वाला। तो बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, 3L/2 और 0। अब रह क्या गया, मेरे पास मास m1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स है L/2 और 0। मेरे पास मास m2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3L/2 और 0। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक तरफ मेरे पास x एक्सिस है, दूसरी तरफ मेरे पास y एक्सिस है। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, y एक्सिस का तो कोई रोल ही नहीं, तो उसको तो हम साइड कर देते हैं। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, XCOM चाहिए। तो जल्दी बता दो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू L/2 प्लस ऑफ m2 इंटू आपके पास 3L/2, और नीचे बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, m1 प्लस ऑफ m2। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2। नेक्स्ट m1 मेरे पास अब m1 कितने के बराबर है, सिग्मा 1 इंटू एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L/2 प्लस ऑफ मास m2 सिग्मा 2 इंटू एल स्क्वायर इंटू 3L/2 डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 एल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर ऊपर और नीचे में से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 L/2 प्लस ऑफ सिग्मा 2 3L/2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2, अगर मैं चाहता हूं तो मैं इसको और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं L/2 इसमें से कॉमन ले लेता हूं और मेरे पास सिग्मा 1 प्लस ऑफ 3 आपके पास सिग्मा 2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2। ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, स्कूल लेवल पे टीचर इतनी डेप्थ में नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल लेवल के लिए तैयारी कर रहा है, स्कूल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये सारी एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं बहुत ब्रॉड थिंकिंग से दे रहा हूँ। क्या अगर कल को कोई बच्चा HC वर्मा सॉल्व करता है, अगर आप में से कोई बच्चा अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक सॉल्व करता है, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम जब दिखाई देंगी तो वो कॉन्फिडेंट होगा, अरे कुछ नहीं करना, ये एक रेगुलर बॉडी है
रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। टीचर ने मुझे ओरिजिन दे दिया हुआ है, मुझे सिर्फ मास निकालना है। अब मास कैसे निकालेंगे? आपके पास अगर लेंथ गिवन होगी तो लैम्डा इंटू लेंथ आ जाएगी। अगर सिग्मा, वो बोलेगा सिग्मा गिवन है, सरफेस मास डेंसिटी बोल के बताएगा कि मुझे करना क्या है, यानी कि बोल के बताएगा कि आपको करना क्या है। चाय बनानी है तो चीनी रखी है भाई, चाय बना लेना, मतलब चीनी डालनी है उसके अंदर से, ठीक है, चीनी खुद डालनी पड़ेगी। सिग्मा निकालने के लिए एरिया को मास को निकालने के लिए सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलर आपके पास डिस्क है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन से दूरी कितनी है, ये हमको खुद करना पड़ेगा। हाँ, वो ये बता देगा देख भाई पानी रखा है, चाय पत्ती रखी है, चीनी रखी है, गैस है, लाइटर है, अब तुझे चाय बनानी है। तो इतनी बात समझ है कि पहले गैस चलानी है, पानी रखना है, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, ले चाय तैयार होगी। अब वहां पर आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मुझे लिख के भी बताना चाहिए था कि आपको पहले गैस जलानी है। ऐसा ना हो कि सब कुछ मिला बुलू के पानी वगैरह पी के अब जो है गैस जला के उस पर हम बैठ जाए, पेट में चाय बन जाएगी। क्या सर ये करेक्ट प्रोसीजर है? गलत है। तो सही प्रोसीजर अपने आप समझ में आ जाता है, इतनी बहुत बड़ी इश्यू वाली बात नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। श्योर है आपने इसको नोट कर लिया? श्योर है आपने इसको नोट कर लिया? यस सर। सर उधर तक की ना सर नोट कर लिया। क्या क्या सर उधर तक की था ना सर, नोट कर लिया। हाँ बिल्कुल। और लास्ट हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब क्या हो गया भाई, कि मेरे पास कहीं पर कोई आपके पास एक वॉल्यूम आ गया और मेरे पास अगर कहीं पर किसी तरीके का आपके पास वॉल्यूम आ गया तो उस वॉल्यूम का आप मास कैसे निकालोगे? बड़ी सिंपल सी चीज है यार। रो, ये वाला वो वाला नहीं, हिंदी वाला नहीं, रो वर्ब वाला रो नहीं है बच्चे, एक्शन वाला रो नहीं है, ये आपके पास ग्रीक लेटर रो है और मास अपॉन आपके पास वॉल्यूम, बस इतना सा काम करना। अब जैसा वॉल्यूम गिवन होगा उसको रो से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मास आ जाएगा। इसकी यूनिट्स ध्यान रख लेना, केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास इसकी यूनिट्स है। देयरफॉर वी हैव द मास इज गिवन बाय रो मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। सो ये मेरे पास मास इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। अब इसके हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसी टीचर दो बॉडीज देगा जिनका अपना अपना सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिकल या बॉडी के सेंटर पे होगा, एक कोऑर्डिनेट एक ओरिजिन दे रखा होगा, मास निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाए। तो इसके लिए अभी हम वेट कर लेंगे, इसके लिए मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपको अलग से क्वेश्चन दूं, क्योंकि ये टिपिकल केस है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। पिछली वाले के लिए भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक या दो क्वेश्चंस है वो फिर भी हमारे पास हो जाते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर इतनी चीजें करने के बाद अब हमारे पास हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहले मैं कुछ एक क्वेश्चंस देख लेता हूँ, क्या हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस है, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस इसके साथ डील नहीं करती है। हमारे पास एनसीईआरटी भी हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन इसके साथ डील नहीं करती है, तो हम इसके अंदर आगे की तरफ को चलते हैं और चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करते हैं। ओके चलिए, सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। चलिए सबसे पहले चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो पॉइंट रह गया वो हमारे पास एक डेरिवेशन रह गई। सो ये डेरिवेशन है, हालांकि ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन टीचर आपको पूछ सकते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन to find center of mass, to find the center of mass। आप बोलोगे सर निकाल तो लिया, वो एक अलग तरीका था। डेरिवेशन हमारे पास एक बिल्कुल अलग तरीका होता है, मैथमेटिकल होता है, और ये आपके पास नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या करता है बच्चा, आपके पास यहाँ पर कैरी कर जाता है। ओके सो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर हम 2 मासेस सिस्टम लेते हैं, और ये डेरिवेशन करने का भाई तरीका होता है। ऐसा मत कर देना कि जाके पूरी मैथ्स लिख दी, टीचर ने परेशान हो जाना, टीचर ने आपको बिल्कुल तंग कर देना कि तूने पूरा क्यों नहीं लिखा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, कंसीडर द 2 मासेस सिस्टम। मेरे पास यहाँ पर 2 मासेस सिस्टम है, 2 मासेस सिस्टम हमारे पास विद
M1 and M2. M1 and M2 having position vector R1 and R2. Having the position vector. हमारे पास यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर है और कौन सा पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R1 एंड R2. देखते रहना बच्चे, यह R1 और R2 डेरिवेशन है, ध्यान से करना बच्चे. पूरा का पूरा आपका इंप्रेशन यहीं से लिखता है कि आपने शुरुआत कैसे की. They are exerting, देखता, they are exerting internal force. They are exerting internal force of F12 and F21 on each other, जिसको हम न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ऑन ईच अदर, ये दोनों मासेस को अगर हम एक दूसरे के पास लगा दें, ये मेरे पास एक मास आ गया M1, ये मेरे पास मास आ गया M2, ये पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या आ गया R1, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या आ गया आपके पास R2 आ गया. ये मास M1 है, ये मास मेरे पास M2 है. M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमारे पास कौन सी लग रही है F, आपके पास 2 और 1, और न्यूटन थर्ड लॉ से ये 2 भी 1 पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा. बताओ ये फोर्स कौन सी हो जाएगी आपके पास. दिस फोर्स इज द फोर्स ऑन द आपके पास 1 ड्यू टू द 2 ऑन ईच अदर. नाउ बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो यहां से मुझे क्या चीज पता लगती है बताओ. मेरे पास यहाँ पर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा F21 आ जाएगा. ये मेरे पास एक सबसे पहली चीज आ जाती है. लेकिन सेंटर ऑफ मास का इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं. सेंटर ऑफ मास के एक ऐसा पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट, फोकस करें, एक ऐसा पॉइंट जो कि हमारे पास सारे मास को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर सारे मास को अगर प्लेस कर दिया जाए M1 प्लस ऑफ M2 और इस पे उतनी ही फोर्स लगाई जाए जितनी इन दोनों पे लगाई जा रही थी. अब कैसे, मान लेते हैं कि हम M2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं F1, F2 कर लेते हैं इसको, F2 एक्सटर्नल फोर्स है, और मेरे पास M1 पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं आपके पास F. अब सिस्टम में टोटल कितनी फोर्सेस होगी जरा बोल के देखिए. 4 फोर्सेस होगी, जिसमें से F12 और F21 इंटरनल फोर्सेस है और इक्वल और ऑपोजिट है, और F1 और F2 ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है. मेरे को अब स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना. हियर आपके पास F1 और F2 हमारे पास कौन सी फोर्सेस है, आर दी एक्सटर्नल फोर्स. ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है. अब आती है सेंटर ऑफ मास की बेसिक डेफिनेशन. सेंटर ऑफ मास क्या बोलता है कि अगर मेरे पास मुझे किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता लग जाए और मैं इस पॉइंट पर उतनी फोर्स लगा दूं, एक तो इस पॉइंट पर सारा मास आ जाएगा और इस पॉइंट पर मैं उतनी फोर्स लगा दूं जितनी कि मैं सभी मासेस पे लगा रहा था, और ये मास वैसा ही काम करे, ये पॉइंट वैसा ही काम करे जैसा कि सिस्टम काम कर रहा था, तो ये सेंटर ऑफ मास है. नहीं तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास नहीं है. तो ये F1 और F2 हमारे पास कौन सी फोर्सेस आ गई बच्चे, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ वी राइट डाउन, therefore by the concept number one, all the mass is concentrated at बताओ सारा का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट हो जाएगा, at the center of the mass. Number one. Number two, if the resultant of all the forces, अगर हमारे पास resultant of all the forces is applied at center of mass, the center of mass behaves identically
behaves identically as done by the masses, as done by the masses of the system, as done by the masses of the system, masses of the system, masses of the system, as done by the masses of the system। जैसा हमारे पास यहाँ पर सिस्टम के मास कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बताओ जरा मुझे। अगर मैं बोलूं कि टोटल फोर्स लग रही है, इस टोटल फोर्स से बताओ क्या चीज चेंज हो जाती है, आपका मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अब एक चीज है ना, अगर फोर्स लगी है तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज चेंज हो जाती है, हमारे पास हमारा मोमेंटम चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली, जब टोटल फोर्स लगती है तो हमारा मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स लग रही है टोटल, इससे आपके पास किस किस का मोमेंटम चेंज होगा, तो आप बोलोगे जी देखिए, एक तो मेरे पास मोमेंटम चेंज होगा m1 मास का, उसकी वेलोसिटी v1 है, प्लस मेरे पास एक मोमेंटम किसका चेंज हो जाएगा, m2 मास का, उसकी वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर v2। और यहाँ पर मेरे पास अगर देखा जाए तो आपके पास इसमें से नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, एक हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर है, तो dr/dt। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, F टोटल फोर्स। तो F टोटल फोर्स, अब सारी चीजें जो हम सीख चुके हैं, m1 मास बाहर आ जाएगा dv/dt, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d²r1 मेरे पास क्या आ जाएगा dt प्लस ऑफ। अब बच्चा कोई बोलता है सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो फिर हम बोलते हैं कि बेटा देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से की थी और इसी शर्त पे की थी कि आगे चलकर इसके बहुत ज्यादा यूज हो। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, dr/dt, एक dt बाहर वाला तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। इसी तरीके से m2 बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास d² और मेरे पास यहाँ पर r2 मेरे पास आ जाएगा dt का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास dt का, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकालना है, ये डेरिवेशन करने का तरीका होता है। तो मेरे पास F टोटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, ये F टोटल फोर्स मेरे पास आ जाएगी d²T/dt का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, आपके पास m1 × r1 प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, m2 × r2। F टोटल फोर्स क्या मान के चली जा रही है कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक मासेस का कलेक्शन पड़ा हुआ है m1 + m2, और हमारे पास ये वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा कि हमारे पास ओरिजिनल, आपके पास ओरिजिनल सिस्टम बिहेव कर रहा है। तो इसको d²r/dt का होल स्क्वायर कर देते हैं, सो d²/dt का होल स्क्वायर और m1 × r1 प्लस ऑफ m2 × r2। यहाँ पर ये दो चीजें हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं, तो RCOM किसके बराबर आ जाता है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, m1 × r1 प्लस ऑफ m2 × r2, और डिवाइड बाय नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, मेरे पास आ जाएगा m1 + m2। ये डेरिवेशन है यार, ये डेरिवेशन है, इस पे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपको अगर मैं अभी बोलता हूँ कि क्या सबसे जरूरी और क्या सबसे सिंपल है क्वेश्चन करना, अब बच्चा बोलता है कि सर थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी, मैं बोलता हूँ यार थ्योरी पढ़ोगे खत्म नहीं होगी कभी भी, कैसे कब कौन सा स्टेप लेके आना है, इस पर रट्टा लगता है। इसके अंदर विदाउट रट्टा आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तो इस पे रट्टा लगाना पड़ता है हमारे पास। लेकिन अगर क्वेश्चन करने हो तो हम बड़े आराम से करते आ रहे थे, हम तो बड़े आराम से कर रहे थे, m1 को r1 से मल्टीप्लाई करो, m2 को r2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, वो तो बड़ा आसान था। लेकिन जब हम डेरिवेशन करने के लिए आते हैं हमारे पास, तो ये डेरिवेशन हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है। अब आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ये डेरिवेशन आपने कम से कम 2 बार लिख के देखी। एक बार बच्चे आपने ये क्लास खत्म होने के बाद और एक बार शाम को लिख के देख लेना, फिर ये पक्की हो जाएगी, मतलब कि फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ये आपके लिए पक्की हो जाएगी। बोल
सर मत सर वो सर पीछे करना सर, 2 मिनट मैंने पूछना था कुछ। बोल 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 सर बेटा, सर 1 मिनट पीछे नहीं हुआ बोलो बोलो, शाबाश। सर, वो मैं पीछे नहीं हुआ सर, वो सर मेरे को इतना पूछना है, वो आर आपने वहां पर था कि DM1 V1 था, तो आपने V1 को आर में कैसे कन्वर्ट किया? बेटा जी मैंने वही बात बोली ना आपके पास, कि अगर आर होती है तो आर की डिफरेंशिएशन आपके पास वी होती है, और बच्चे dv/dt आपके पास एक्सेलरेशन होती है ना। तो ये तो बच्चे अब आपके पास डिफरेंशिएशन का रूल लग गया ना, कि टीचर अगर मुझे मास इनटू एक्सेलरेशन दे रहा है तो dv/dt आ जाएगा, और आपके पास v है तो v आपके पास क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ क्या आ जाएगा, dr/dt आ जाएगा। तो आपके पास m इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आ जाएगा शौर्य। अब ये चीजें अगर देखो, ये चीजें हम जितनी ज्यादा भूलते जाएंगे वो चीजें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि इन चीजों के ऊपर जो बच्चा टॉपर बच्चा होता है उसको पता है कि अच्छा टीचर ने अब ये फोर्स लिखवा दी है, इसके बाद वो एक्सेलरेशन लिखेगा, एक्सेलरेशन को dv/dt और dv/dt को वो फिर दोबारा से डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन लिख देगा, तो बच्चे ने फटाफट करके काम खत्म कर दिया। ठीक, हाँ बोलो। स्लाइड कर दो सर, वो नोट करना था। अब स्लाइड आपको मिल तो जाएगी, आया ना। सर वो छूट गया ना सर मेरा वहां तक। बोलो कहाँ से नोट करना है आपने, जल्दी नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। ओके सर, वो लास्ट वाला सर रह गया था सर, वही ये मैंने वाला लिख लिया आपने? सर 1 मिनट सर, वो बस लास्ट रह गया था सर, ये मेरी लास्ट लिख लो आराम से। ये कितने मार्क्स का आता है डेरिवेशन? ये बच्चे डेरिवेशन टीचर 3 मार्क्स की डाल देंगे, 3 से अगर एक न्यूमेरिकल साथ में जोड़ देगा तो फिर वो 5 की भी कर देगा। बेकार यार, कुछ मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आता +1 के बच्चों को धकेलना। अब तेरे को अगर मैं बोलूं जगजीत कंफर्टेबल तू किस में है, सेंटर ऑफ मास निकालने में कि डेरिवेशन करने में, तो बच्चा बोलता है सर सेंटर ऑफ मास निकालना ज्यादा बढ़िया है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि नहीं जी, बच्चे को डेरिवेशन नहीं आती, बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे यार, बच्चा सब कुछ कर लेगा, उसको समझ में आता है सेंटर ऑफ मास जहां पर सारा का सारा सिस्टम का मास प्रेजेंट हो, और इसमें अगर आप सारे सिस्टम की फोर्स लगा दे तो ये वैसा ही काम करेगा जैसा पूरा सिस्टम काम करता है। ये सेंटर ऑफ मास है यार। अब आप बच्चे को बोल बोल के मतलब कि तू ए नहीं लिख सकता, तू तो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा, अरे बच्चा पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। इसको ना इसको जगजोत क्या करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो भूल जाते हैं, हमारी इंसानी फितरत, आपको बार बार इसको एक बार ही लिख के देखना पड़ेगा, और एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा लगाना पड़ेगा। यार मैंने भी लगाया अपनी लाइफ के अंदर, मैंने भी बहुत रट्टे लगाए ऐसी डेरिवेशन करने में। क्या कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपने वहां पर कुछ पॉइंट मिस कर दिया, टीचर ने फटाफट, और यार आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, आपको तो नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो ये बड़ी अभी ये एक बात हुई थी, एक बच्चा यहाँ पर दीनानगर से बच्चा, तुझे सब कुछ सही लिखा हुआ है, मैं भी बोल रहा हूँ कि बेटा, कहते टीचर भी ये मान रहा है कि आपने बेटा सही लिखा पर मैंने नंबर नहीं देने आपको। तो मैं बोला यार ये तो धक्केशाही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता कि नहीं, टीचर बोलते कि आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बोर्ड के हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसको फिर 70 में से 64 नंबर दिए। मैंने बोला बाकी, कहता बाकी काट दिया। मैंने बोला कि वो दिखा तो सही अपना आंसर की वगैरह सब कुछ। मैं बोला तूने तो लिखा सब कुछ सही है। कहता कि अब एक एक दो दो नंबर करके, और वो मान भी रही है, और अगर मैं उनसे बोल रहा हूँ कि सर सही आंसर क्या है तो वो सही आंसर भी नहीं बता रही है मैडम, तो हो जाता है। तो घबराना नहीं है, इसको बच्चे आपने याद करना है एक तरीके से। शौर्य कर लिया बेटा इसको? ये सर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है जिसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, विच इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगेन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर सबसे पहले मैं आपको वर्किंग कंडीशंस बताऊंगा कि अगर काम आता है तो उसको काम को हमने करना कैसे। अगेन बड़ी सिंपल सी बात है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बड़ा आसान है, आपको हंसी आएगी ये देख के कि यार ये भी सर करने, ये तो सर हमको समझ में आ गया था पहले। क्या अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, m1 v1 प्लस ऑफ m2 इंटू v2 प्लस ऑफ मेरे पास m3 इंटू v3 एंड
सो ऑन। आपके पास क्या आ जाएगा, एम एन इंटू वी एन, वही चीज है। अब आपने पोजीशन वेक्टर के साथ क्या लगा देना, आपने यहाँ पर m1 प्लस ऑफ m2 एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास m। कुछ नहीं करना, सिंपल टीचर मुझे यहाँ पर मासेस की वेलोसिटी देगा और मुझे वेलोसिटी से क्या निकालना है बच्चे, आपके पास उसका वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज हमारे पास मान लिया जाए, टीचर मुझे बोल देता है कि जी ये मास है मेरे पास 6 kg का जी, ये आपके पास ऊपर जा रहा है विद 4 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास टीचर बोल देता है जी ये मास है 4 kg का, ये हमारे पास यहाँ पर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब देखो कैसे निकालें, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मेरे पास 6 kg का मास है, ये 4 से ऊपर जा रहा है तो साथ में क्या आ जाएगा 4j कैप आ जाएगा, प्लस ऑफ 4 kg का मास है, ये x एक्सिस पे जा रहा है 3i कैप, डिवाइडेड बाय मेरे पास सम ऑफ मास है 6 प्लस 4 24, यहाँ पर 24 आपके पास j कैप प्लस ऑफ 12 आपके पास i कैप डिवाइडेड बाय 10, या फिर मेरे पास 1.2 i कैप प्लस ऑफ 2.4 j कैप 2.4 j कैप। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। मुश्किल है कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना और हमने यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से हमारे पास, शौर्य नोट कर लिया बेटा आपने, शौर्य नोट कर लिया? सर हो गया, थैंक यू। अब हमारे पास इसी तरीके से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये कैसे काम करेगा, वही चीज है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना वेक्टर फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू a1 प्लस ऑफ m2 इंटू a2 एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास mn इंटू an डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, m1 प्लस ऑफ m2 एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन किसकी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। हालांकि स्कूल लेवल पे, मैं फिर आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, स्कूल लेवल पे टीचर ना तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा ना एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा, वो इस कॉन्सेप्ट को हाथ भी नहीं लगाता है, वो इस कॉन्सेप्ट को टच भी नहीं करता है, चल भी जाने दे, वो कहता है कोई बात नहीं। वो सिर्फ आपसे 2 से 3 चीजें पूछेगा, एक कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास डेरिवेशन पूछ लेगा, एक आधा न्यूमेरिकल पूछ लेगा। वैसे तो वो कोशिश करता है कि सेंटर ऑफ मास में से वो निकल जाए, या सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कॉमन बॉडीज वो पूछ लेगा, और इसके अलावा वो बिल्कुल भी सेंटर ऑफ मास को टच करने के मूड में नहीं होता। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक पुली प्रॉब्लम की थी। अब हमारे पास अगर हम पुली प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे पास एक मास आ गया विच इज ऑफ 2m kg, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा मास आ गया विच इज ऑफ m kg। अब टीचर बोलता है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैसे एक्सेलरेट करेगा, सेंटर ऑफ मास किसके पास लाई करेगा, 2m के पास, क्योंकि वो हैवी है। अब ये मास नीचे गिरेगा और ये मास आपके पास ऊपर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास 2m के पास है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास 2m के साथ साथ नीचे जाएगा, क्योंकि वो हैवियर बॉडी के पास हो जाता है। यहाँ पर काम करने के लिए तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, 2m माइनस m इंटू जी। मैंने आपको अंगेज कर लिया है इसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मैंने आपको एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। कोई भी चैप्टर जो आप बोलते हो कि हम पढ़ चुके हैं, वो बेटा आप पढ़ चुके हो सकते हो, लेकिन बच्चा हमारे पास वो चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत आगे तक जाती है। ये 2m माइनस m इंटू जी है, तो ऊपर mg बच जाएगा,
नीचे मेरे पास 3m आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा G/3। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी हम क्या करते हैं बच्चे, छोटी सी हम यहाँ पर एक हम जो एक सिंपल सी बात करने की कोशिश करते हैं। एक ये जाके लिखा, ये हमारे पास कितना आ गया G/3। हम एक छोटी सी बात जरूर करते हैं, यहाँ पर जो बॉडी नीचे गिरती है इसकी एक्सेलरेशन को हम +G/3 ले लेते हैं, क्योंकि मुझे वेक्टर चाहिए, और ऊपर वाली एक्सेलरेशन को -G/3 ले लेते हैं। ऐसे करने की वजह वेक्टर, तो फिर बच्चा एक बहस करता है मुझसे कि सर अगर आप उल्टा ले लो, यानी कि उसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है? मैं बोलता हूँ नहीं, हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अंदर हम बच्चों को इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे गिर रहा है, उसके साथ नेगेटिव साइन को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप नेगेटिव जब बताना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का इम्पैक्ट खराब हो जाता है, या फिर कहा जाए कि शुरू से ऐसा आ रहा है, ऑर्डर ही ऐसा है। यानी कि हमारे प्रीवियस 300-400 साल में जितने साइंटिस्ट लोग गए, उन्होंने बोला कि नहीं, नीचे जो मास गिरता है आप उसके एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लो। चैलेंज करने की कोशिश करते हो, कोई सुनता नहीं है, ना मेरी सुनता है ना मैं आपकी सुनूंगा, अगर आप में से कोई बोलेगा तो। बात तो ये भी है। तो पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है कि वैसे तो स्कूल में आना नहीं, लेकिन अगर कंपटीशन में आता है, मैं मानता हूं इस बात में स्लाइटली फॉल्ट है कि ये नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं लेता है। तभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन टीचर ऐसा पूछे तो आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जिस तरफ बड़ा मास चलेगा उसकी एक्सेलरेशन को आपने पॉजिटिव लेना, ये सीखना पड़ेगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 2m का मास नीचे जा रहा है G/3, मेरे पास m मास ऊपर जा रहा है -G/3, और नीचे टोटल सम ऑफ द मास 2m + ऑफ m। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2mg - mg/3, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा mg/3। अगर आपको यहाँ पर हो तो ये mg/3 मल्टीप्लाइड बाय नीचे मेरे पास यहाँ पर 3m, और मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा g/3, और हमारे पास इसका आंसर किसके बराबर आ जाता है G/9, क्योंकि m से m आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। वैसे इसके अंदर से सिर्फ इसी के लिए ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए एक शॉर्टकट भी है आपके पास, इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, लेकिन वो सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए, ऐसी पुली के लिए, और वो मेरे पास है आपके पास मास बिगर माइनस मास स्मॉलर डिवाइडेड बाय मास बिगर, और आपके पास प्लस ऑफ मास स्मॉलर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। लेकिन मैं फिर आपको एक वार्निंग दे देता हूं, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस पूरी प्रॉब्लम के लिए होगा। जब भी, और मैक्सिमम आप देखोगे टीचर आपको सेंटर ऑफ मास के ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं मिलेंगे, और आपको टिपिकल चीजें मिलेंगी कि जैसा मैंने आपको समझाया आपको उसी के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्वेश्चन ऐसे कर जी। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप। हाँ बोलो। तो ये जो फॉर्मूला है जिसमें लिखा है mb - ms बाय mb + ms का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d, सर ये फॉर्मूला मतलब इसके लिए यूज होगा या फिर ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ मैंने अभी आपको बहुत क्लियरली ये बात बताई शौर्य, कि जब आपके पास इस तरह की पुली आएगी सिर्फ इसी के लिए वैलिड, मैं बहुत क्लियरली आपको बताया। फिर हम उसको इस्तेमाल करते थे जो आपने हमें सिखाया, जिससे क्योंकि सर अगर हम सर वही कि पहले हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स सपोर्ट करके एक्सेलरेशन निकाले, उसको निकालने के बाद हम उसको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेलरेशन से इनपुट करके ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सर। आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछना चाह रहे हो कि किसी और से पूछ रहे हो? इसी के रिलेटेड सर मैं क्या आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। पहली बात तो स्कूल में आना नहीं है, तो आपको स्कूल की तो टेंशन लेनी नहीं है कि भाई टीचर पूछ लेगा मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एटवुड काइंड ऑफ मशीन के लिए ही एप्लीकेबल है, और आप चाहे तो लंबा मेथड इस्तेमाल कर ले, चाहे छोटा कर लीजिए। अगर आप छोटा करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2m - m डिवाइडेड बाई 2m
प्लस ऑफ m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई g। तो यहाँ से आपके पास फटाफट आंसर कितना आ जाएगा, g/9 आ जाएगा। तो आप इसके लिए भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके पास फॉर्मूला है दिस इज वैलिड ओनली फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस बात का ध्यान, ठीक, नोट कर लिया? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर ये केस भी निकल गया, चलो जी ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास विच इज कॉल्ड दी a few example which is based on the motion of the center of mass। इसको हम कैसे समझते हैं? हमारे पास यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको टीचर स्कूल के अंदर 1 या 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला केस आ जाता है द मोशन ऑफ द इंडियन क्लब, द मोशन ऑफ द इंडियन क्लब, द मोशन ऑफ द इंडियन क्लब। इंडियन क्लब, गधा देखा है? गधा आपने, गधा, गधा ऐसा वाला गधा देखा आपने? हाँ या ना? जो रामलीला में यूज होता है, हाँ या ना? देखा है रामलीला वगैरह में, हाँ या ना? आजकल चल रही है। तो मोशन ऑफ इंडियन क्लब हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि हमें बताती है कि सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है। अब देखिए हमारे पास अगर हम किसी इंडियन क्लब को, मतलब कि इंडियन क्लब का मतलब हमारे पास कैसा हो जाता है, जैसे ये बेसबॉल के डंडे के टाइप जैसा हमारे पास व्हेन वी थ्रो हम यहाँ पर थ्रो करते हैं किसको, व्हेन वी थ्रो अ इंडियन क्लब, आपके पास इंडियन क्लब को हम थ्रो करते हैं इनटू द एयर एट सम एंगल, इनटू द आपके पास एयर एट सम एंगल, हम इसको किसी एंगल के ऊपर फेंकते हैं इनटू द एयर एट सम एंगल। द होल ऑफ द क्लब, जो आपके पास पूरा का पूरा क्लब, जिसको हम हिंदी में गधा बोलते हैं बच्चे, ये हमारे पास होल ऑफ द क्लब आपके पास डू स्पिनिंग मोशन while traveling, स्पिनिंग मोशन while traveling। यानी कि हमारे पास ये जो क्लब है, ये हमारे पास जब हवा के अंदर जाता है तो ये हमने इस तरीके से फेंका, मान लिया जाए कि ये क्लब को मैंने इस तरीके से फेंका, मैंने जब इसको इस तरीके से फेंका तो आपके पास मैंने इसको एक एंगल के ऊपर फेंका, तो ये क्लब ऐसे करके आपके पास मूव होते हुए नीचे आ जाता है पूरा का पूरा। लेकिन क्लब क्या आपके पास एग्जैक्टली ऐसे ही मूव कर रहा था? तो आंसर है नहीं, या हमारे पास कुछ ऐसा आपके पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास ये क्लब जो होता है, जो हल्का हिस्सा होता है वो ऊपर चला जाता है और भारी हिस्सा आपके पास कहां पर आ जाता है? नीचे आ जाता है। आप सबने बैडमिंटन खेला? बैडमिंटन खेला आप सब बच्चों ने? बैडमिंटन खेला है? जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो जो शटल कॉक होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, कभी ऑब्जर्व किया? एक पीछे से है ना, तो जब आप मारते हो तो आपके पास वो बीच रास्ते में ऐसे मुड़ जाती है ऐसे, तो वो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो वो भारी कहाँ से होती है? बीच में से भारी होती है, आगे से भारी होती है, नीचे से भारी होती है? नीचे से, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है। और हमारे पास इसके बाद ये क्लब आपके पास यहाँ पर आ जाता है और फिर ये क्लब हमारे पास धीरे धीरे कर इस तरीके से आ जाता है और लास्ट में ये क्लब हमारे पास इस तरीके से नीचे की तरफ को पहुंच जाता है। ये क्लब हमारे पास स्पिनिंग कर रहा है, अगर आप देखें तो इसका हैंडल पूरी तरह से गोल घूम रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्लब ने स्पिनिंग मोशन की, कॉम्प्लेक्स मोशन की, पर इन टोटल इसने कौन सी मोशन की आपके पास बताओ जरा मुझे? इन टोटल आपके पास व्हाइल ट्रैवलिंग आपके पास पैराबोलिक पाथ, यहां पर इसने कौन सा पाथ लिया बच्चा आपके पास? पैराबोलिक पाथ। यहां पर आप इमेजिन करो कि जितने पार्टिकल्स हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मोशन शो कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास रोटेट भी हो रहे हैं और पैराबोलिक पाथ में भी जा रहे हैं, है ना? यही तो हो गया। क्या आपने देखा, चलो वो गोल घूम रहा है, कोई भी एक पार्टिकल आप उठा लो कि वो पार्टिकल हमारे पास गोल भी घूम रहा है और आपके पास पैराबोलिक पाथ भी ले रहा है। और हम यहाँ पर अगर बोलते हैं कि इस क्लब की मोशन को अंडरस्टैंड करवाना, मैं अगर एक बात में बोलूं कि क्लब की मोशन कैसी है तो आप बोलोगे पैराबोलिक है।
लेकिन मैं बोलूंगा क्या सभी पार्टिकल्स की मोशन पैराबोलिक है, तो आप तो बोलोगे नहीं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पार्टिकल स्पिन भी हो रहे हैं और आपके पास आगे भी जा रहे हैं। और इस वजह से अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखता हूं तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये भी मेरे पास सेंटर ऑफ मास है। आप बताओ इस क्लब के सेंटर ऑफ मास ने कैसा पाथ लिया, तो आंसर है पैराबोलिक पाथ। ये सेंटर ऑफ मास की हमारे पास कमाल चीज, यानी कि अगर आप क्लब के सारे पार्टिकल्स को छोड़ के सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करो, आपके पास सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास जैसे जाएगा आपका क्लब भी वैसे ही जाएगा, चाहे मास जैसे मर्जी घूम रही हो। तो ये पॉइंट है हमारे पास। देख सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है आपके पास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्लब also takes the parabolic path, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपके पास कौन सा पाथ ले रहा है, पैराबोलिक पाथ। इसलिए आपके पास सारे पार्टिकल्स होंगे वो भी एक तरीके से पैराबोलिक पाथ में जाएंगे, चाहे वो रोते हुए जाए, हंसते हुए जाए, घूमते हुए जाए, लेकिन आना उन्होंने पैराबोलिक पाथ में। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो क्लब का सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोलिक पाथ में। अब आप कोई पर्सन बोले सर मैं इस मास को देखता हूं तो ये भाई देखो बड़ा अजीब है, ये वाले मास को देखो, ये वाला मास कौन सा पाथ ले रहा है, ये भी एक तरीके से आपके पास कौन सा पाथ ले रहा है बच्चे, पैराबोलिक पाथ ले रहा है। भाई इसने पैराबोलिक पाथ क्यों लिया, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास ने पैराबोलिक पाथ लिया। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो पाथ लेता है बच्चे हमारे पास, सिस्टम भी उसको रिटेन करने की कोशिश करता है। यही सेंटर ऑफ मास के हमारे पास एग्जाम्पल है। यानी कि सेंटर ऑफ मास, एक कंट्री है बच्चा हमारे पास रशिया, उसके अंदर एक डांस होता है, तो डांस के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे डांसर्स हवा में फ्लोट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो भाग रही है। लेकिन वो फ्लोट क्यों चलती हुई होती है, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में स्ट्रेट लाइन के अंदर जाए। तो आपको ऐसा अपीयर होता है कि हर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हवा के अंदर जा रहा है, तो आपको वो डांसर हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। सेंटर ऑफ मास हमारी मोशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमारी अर्थ सन के अराउंड कैसा पाथ लेती है, क्या जवाब दोगे आप? हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ लेती है, ये हमको बात पता है कि वो सर्कुलर पाथ लेती है। लेकिन क्या आप की जो अर्थ है उस जहां पर अभी आप बैठे हो, क्या आप भी सन के अराउंड सर्कुलर पाथ ले रहे हो, क्या आप एक अलग तरह का मोशन कर रहे हो? तो हम तो बड़ा अजीब मोशन कर रहे हैं, हम बड़ा अजीब मोशन कर रहे हैं। कैसे? हम सर्कल पे भी ऐसे भी गोल घूम रहे हैं और सन के अराउंड भी गोल घूम रहे हैं, लेकिन फिर हम अपनी पाथ को सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन टोटल अगर देखा जाए तो हमारी मोशन सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ की वजह से मानी जाती है। अगर वो आपके पास सर्कुलर पाथ में आ रहा है, किसके अराउंड द सन, तो हम क्या बोलेंगे, हम भी किसके अराउंड आ रहे हैं, सर्कुलर पाथ में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। The center of mass of the club also takes the parabolic path. Therefore the आपके पास all the masses या all the parts of the club is assumed to be moving on parabolic path. Assumed to be ऑन दी पैराबोलिक पाथ। ये हमारे पास कौन से पाथ पे आ जाता है, शाबाश बता दो, पैराबोलिक पाथ पे। अब आपको पूरे मास को, वो मास चाहे जो मर्जी कर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास हमारे पास सीधा सीधा चल रहा है तो हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो भी हमारे पास कैसे चल रही है, सीधी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी जब आगे चलती है तो आपके गाड़ी के टायर कैसे मोशन करते हैं? आपकी गाड़ी जब आगे चलती है तो गाड़ी के टायर कैसे मोशन करते हैं? वो ऐसे ऐसे सर्कुलर। लेकिन क्या कभी आप ये बोलते हो कि आपकी गाड़ी जो है वो उसके टायर सर्कुलर मोशन कर रहे, क्या बोलते हैं आपकी गाड़ी सीधी जा रही है? क्या बोलते हो? हमारी गाड़ी सीधी जा रही है। क्योंकि हमारा पॉइंट ये है बच्चे कि सेंटर ऑफ मास जहां जाएगा
जहां सेंटर ऑफ मास जाएगा हम उसी को मान के चलेंगे, चाहे बाकी पार्टिकल जो मर्जी मोशन करते रह रहे हो, लेकिन जहां सेंटर ऑफ मास जाता है हम उसी मोशन से पूरे सिस्टम की मोशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे दिवाली पे पटाखे फूटते हैं बच्चा हमारे पास, हाँ या ना, हमारे पास दिवाली के अंदर क्या फूटते हैं, पटाखे फूटते हैं। और ये बच्चा हमारे पास इस साल जेई एडवांस के अंदर भी इस पे क्वेश्चन आया था, याद रखना। जेई एडवांस 2021 3 अक्टूबर को जो हमारे पास पेपर आया था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर। यानी कि सिस्टम का हर पार्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की मोशन को कंट्रोल के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लिया जाए कि एक का हमारे पास यहाँ पर फायर क्रैकर है और इसको हम हवा के अंदर एक का एंगल के ऊपर फेंक देते हैं ऐसे करके, यह हमारे पास आ, ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास फायर क्रैकर है और ये यहाँ पर जाकर मिड एयर के अंदर क्या कर जाता है, आपके पास एक्सप्लोड कर जाता है, या हमारे पास मिड एयर में एक्सप्लोड कर जाता है। जब ये हमारे पास मिड एयर में एक्सप्लोड कर जाते हैं तो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा न्यू ईयर पे, दिवाली पे। तो हमारे पास जो इसके पार्ट्स बनते हैं, बताओ वो जमीन पे कैसे आते हैं, या हमारे पास जमीन पे इस तरीके से आते हैं। ये आपके पास, अब बताओ कैसा पाथ लेके आते हैं जमीन पर, बताओ शाबाश मुझे, ये जमीन पे कौन सा पाथ लेके आते हैं, पैराबोलिक। ये हमारे पास, अब बताओ कि पैराबोलिक पाथ लेके क्यों आते हैं, क्योंकि अगर ये पटाखा नहीं फटता तो जहां पर इसके सेंटर ऑफ मास ने मोशन करनी थी वैसे सेंटर ऑफ मास की मोशन को ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। अगर ये मेरे पास मास m kg है, ये मेरे पास मास m बन गया, ये मास m2 बन गया, ये मास मेरे पास m3 बन गया, ये m4 बन गया, ये m5 बन गया। इन सभी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास के लाइन को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास इस साल जेई एडवांस के अंदर पूछा गया था कि फायर क्रैकर मिड एयर में फटता है, तो आप बताओ कि फायर क्रैकर के जो टुकड़े हैं वो कहाँ कहाँ जाकर गिरेंगे। तो बिल्कुल आपको ढंग से पता लगता है कि वो कुछ ऐसे गिरेंगे कि सेंटर ऑफ मास जहां पर आना चाहिए था वहीं पर आएगा। यानी कि इन चारों का सेंटर ऑफ, इन पांचों का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, इन पांचों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, ओरिजिनल लाइन पे लाई करेगा। इफ अ फायर क्रैकर, मेरे पास अगर यहां पर कोई फायर क्रैकर है, इफ अ फायर क्रैकर इज एक्सप्लोडेड, यह हमारे पास एक्सप्लोड हो जाता है इन मिड एयर, हमारे पास मिड एयर के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है। द फ्रेगमेंट्स जो आपके पास फ्रेगमेंट्स है, द फ्रेगमेंट्स ऑफ द क्रैकर, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ मेरे पास क्रैकर्स हैं, जो इसके टुकड़े हैं बच्चे, फॉलोज अ पाथ, फॉलोज द पाथ। अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, फॉलोज द पाथ एज डन बाय द, एज डन बाय द, एज डन बाय द, एज डन बाय द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ऑफ द फायर क्रैकर, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द फायर क्रैकर, ऑफ द फायर क्रैकर। और तभी ये सारे के सारे टुकड़े कौन से पाथ के अंदर आते हैं, शाबाश बताओ, ये सब पैराबोलिक पाथ लेते हैं। अगर पैराबोलिक पाथ लेंगे तो इन सब का सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक पाथ लेगा और ओरिजिनल फायर क्रैकर का भी पाथ क्या था, पैराबोलिक। इस वजह से हम यहाँ पर इस बात को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये चीज इस साल जेई एडवांस के अंदर पूछी गई थी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं था। हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा क्वेश्चन मुश्किल कभी नहीं आते, हमेशा आपके पास क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर विच इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द बाइनरी स्टार, मोशन ऑफ द बाइनरी स्टार। हमारे पास जो बाइनरी स्टार्स होते हैं वो आपके पास मोशन कैसे करते हैं, बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं पहले तो ये समझे। बाइनरी स्टार्स
are the stars of the same masses, are the stars of the same masses, stars of almost same masses, almost same masses, almost same masses। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ पर मोशन ऑफ बाइनरी स्टार क्या आ जाती है। दे बाइनरी स्टार्स, जो हमारे पास बाइनरी स्टार्स होते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल उनके मिड पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मास सेम है आपके पास, तो मिड पॉइंट पर आ जाएगा। ना किसी भारी है ना कोई हल्का है, तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। द बाइनरी स्टार्स आपके पास रिवॉल्व्स इन द कॉमन सर्कल, in the common circle about their center of mass, about their center of mass। यहाँ पर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी स्टार आ गया M, और ये भी हमारे पास M आ जाएगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारे पास इस सर्कल के अराउंड हमारे पास क्या करते हैं, रिवॉल्व कर जाते हैं। और इसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन ऑफ द, आपके पास यहाँ पर बाइनरी स्टार अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कल में घूम जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये दोनों का मासेस हमारे पास सेम। चलिए, सो आज के लिए हम इसको इतना खत्म करते हैं। कल हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स में देख लेता हूँ कल आपके। तो हमारा ये चैप्टर भी आपके पास फिनिश हो जाता है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशनल मोशन। आपका टेस्ट भी होगा बच्चे, टेस्ट ड्यू है आपका, तो टेस्ट बच्चे सैटरडे को होगा आपका। ये मैं आपको पहले बता दूं, उसकी वर्क पावर एनर्जी को कोलिजन नहीं करना तैयार, वर्क पावर एनर्जी को तैयार करना शुरू कर दीजिए सैटरडे के लिए। और तब तक इसकी डीपीपी मिलेगी, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और रोटेशनल मोशन पे जाने से पहले हमारे जितने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचते हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम आगे की तरफ को चलेंगे। ठीक है, तो कल अगर डाउट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं तो रोटेशनल कल ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारे पास हम इसको एक दिन आगे की तरफ को चला जाएगा। ठीक है बेटा, सो इसको ध्यान रखना और वर्क पावर एनर्जी को खत्म कर लेना। कोई डाउट आए तो मुझे जरूर मैसेज कर देना। चलिए, ओके बच्चे।